हेलो दोस्तों वेलकम टू जीरो आईएएस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी के टॉप 500 एमसीक्यू को करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 और ईपीएफओ यूपीएससी का जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है 2023 का, जो आपको 2 जुलाई को है होने की संभावना है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बरवाल है दोस्तों। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। टॉप 500 एमसीक्यू को हम लोग करने जा रहे हैं और ये हमारा आज का पार्ट 1 है। लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसका फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारा क्वेश्चन ये इंग्लिश में है, ठीक है, और एक तरफ क्वेश्चन हिंदी में है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले इधर जरूर पढ़ें अपना क्वेश्चन। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट। बोल रहा है कि जब प्रेसिडेंट रूल होता है दोस्तों, आर्टिकल कब होता है बताइए? आर्टिकल 356 के अंदर में होता है या 365 के अंदर में होता है। तो उसमें जब प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया जाता है तो कौन सा उसका नेसेसरली कंसिक्वेंसेस मतलब आवश्यक रूप से परिणाम होगा, नहीं होगा, वो पूछा हुआ है। पूरा डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बोल रहा है कि विधानसभा विघटन हो जाता है। फिर बोल रहा है रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, मंत्री परिषद हट जाता है। या डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज को डिजोल्व कर देते हैं। ये बताइए दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल का लोकल बॉडीज़ के डिसोल्यूशन से कोई मतलब है? नहीं है, लोकल बॉडी डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा मतलब ये वाला जो होगा नॉट नेसेसरली, मतलब ये हमारा क्या होगा दोस्तों? ये सही हो, ये डिजोल्व नहीं होता। दूसरा, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा भी दोस्तों भंग नहीं होती है, वो क्या होती है? सस्पेंड होती है। यहाँ पे विघटन लिखा है, विघटन नहीं होता है भैया, क्या होता है? सस्पेंड होता है। तो ये हमारा नहीं होगा, मतलब जो फर्स्ट होगा वो भी नेसेसरली नहीं होगा, मतलब ये हमारा नहीं होगा। तो फर्स्ट नहीं होगा तो हमारा जो है कट गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या विधानसभा विघटन होती है दोस्तों? नहीं होती है। तो नेसेसरली पूछा है, क्या नहीं, आवश्यक नहीं होती है, ये हमारा सही होगा, मतलब ये दोनों जो है विघटन नहीं होता है। क्या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग किया जाता है? हाँ, उसका मंत्री परिषद हट जाता है, तभी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, मतलब ये नेसेसरली है कि ये हट जाएगा। तो पूछा है कौन नेसेसरली नहीं होगा अनावश्यक रूप से? तो विधानसभा भंग नहीं होती है, क्या होती है? सस्पेंड होती है, स्थगित होती है। उसी तरह लोकल बॉडी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट और 3 होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा बी। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर द ट्राइबल एरियाज ऑफ सम स्टेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोला कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए जिला परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये फुली इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। बोला इसमें सभी जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सभी लोग इलेक्टेड होते हैं पूर्ण रूप से। विल लॉ मेड ऑन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिस काउंसिल रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर। बोला गवर्नर का मंजूरी की जरूरत पड़ती है अगर हमको कानून बनाना है जो है ग्राम प्रशासन पर। तो अगला है द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डिजॉल्व द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पूरा स्टेट गवर्नमेंट के सलाह पे गवर्नर जो है भंग कर सकता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। दोस्तों देखिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कब बनाया है बताइए? तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया है आपको जो ट्राइबल एरिया के लिए जो हम लोग प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं दोस्तों 6 शेड्यूल के अंदर, उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया है। मतलब हम लोग स्वायत्त दिए हैं 6 जो छठे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसमें जो राज्य होते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उनको। ठीक है, तो बताइए गवर्नर को पावर होगा क्या? स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पे कर देगा? नहीं, इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट को पावरफुल दिखा रहा है, जबकि हम लोग वहाँ पे जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसको प्रोवाइड फैसिलिटी दे रहे हैं ना। तो ये तो कभी नहीं होगा कि भैया कि गवर्नर को इतना पावर होगा कि राज्य सरकार की सलाह पे कर देगा। राज्य सरकार तो ऐसे हमेशा बोलेगा भाई तुम कर दो, लेकिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सभी ऐसा भी नहीं होगा पूरे इलेक्टेड लोग होंगे, कुछ लोग तो भैया उसमें नॉमिनेटेड होगा ही, ताकि जो अच्छे से वहाँ पे प्रशासन हो पाए, है कि नहीं? तो इसका मतलब फर्स्ट भी हमारा क्या होगा दोस्तों? गलत होगा, पूर्ण निर्वाचित नहीं है। इसमें जो है कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30, जिसमें से 26 जो होते हैं उसका इलेक्शन होता है और जो 4 होता है उसको गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा गलत है और तीसरा भी गलत है। क्योंकि फर्स्ट गलत है क्योंकि पूरे इलेक्टेड नहीं होते हैं दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट गलत हो गया। उसमें मनोनीत भी होते हैं और जो गवर्नर को अधिकार नहीं होता है कि उसको भंग करने का। ठीक है, और वहाँ पर हम लोग उनका कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रावधान है कि कोई भी कानून अगर उसका विलेज प्रशासन को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उसको गवर्नर का सलाह लेना पड़ेगा। ठीक, गवर्नर का एसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी
कानून बनता है तो उसमें राष्ट्रपति अब जब तक गवर्नर साइन नहीं करता है तब तक नहीं बनता। इसका मतलब सही बात बोल रहा है कि विलेज प्रशासन अगर कोई कानून बनाता है तो उसके लिए गवर्नर का जो है परमिशन की जरूरत पड़ता है दोस्तों। मतलब हमारा दूसरा ही सिर्फ सही होगा। कौन सा सही है को पूछा में गोला कर देंगे और बी की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो 2 का होगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड है विथ रेफरेंस टू द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 5वें शेड्यूल के संदर्भ में हम लोग का प्रश्न है जो शेड्यूल्ड एरिया से डील करता है, जिसमें जो है 10 राज्य के आसपास कवर होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला 5वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला ए रीजन इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया बाय द प्रेसिडेंट बट एनी चेंज इन इट्स एरिया कैन बी डन ओनली बाय द गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। बोल रहा है राष्ट्रपति जो है डिक्लेयर करता है कि कोई क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं, और अगर उस एरिया में उसको चेंज करना है तो उसको गवर्नर चेंज करता है। तो ये एकदम गलत है दोस्तों। राष्ट्रपति के पास पावर है कि शेड्यूल्ड एरिया को डिक्लेयर करना है का, और उसमें कोई चेंज करना है तो भी राष्ट्रपति ही करेगा, गवर्नर को अधिकार नहीं है भैया। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। फिर था बोला एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट डज नॉट एक्सटेंड टू द शेड्यूल्ड एरिया। बोला स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो शेड्यूल्ड एरिया पे नहीं होता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट टू इस्टेब्लिश ए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इन स्टेट्स विदाउट शेड्यूल्ड एरिया। बोल रहा है राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना सकता है जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया नहीं है फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है दोस्तों। ए गवर्नर कैन मेक ए रेगुलेशन टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन शेड्यूल्ड एरिया विथ प्रेसिडेंट कंसेंट। बोला प्रेसिडेंट की सलाह से गवर्नर कर सकता है कि कोई भी कानून जो विधानसभा का है उसको रिपील कर सकता है गवर्नर राष्ट्रपति की सलाह से दोस्तों। तो ये वाला कथन देखिए कहीं ना कहीं लॉजिक लग रहा है कि गवर्नर पूछ रहा है, ठीक है कर सकता है, क्योंकि गवर्नर जो है तो शेड्यूल्ड एरिया स्टेट में तो होगा ही, लेकिन राष्ट्रपति के सलाह से, तो कहीं ना कहीं ये वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो लॉजिक भी बोलता है कि हाँ गवर्नर कर सकता है भैया। ठीक है, तो 4 का जो होगा वो सही होगा। ठीक है, 4 सही होगा। अगर हम देखें दोस्तों 4 को अगर हम सही कर देते हैं, है ना, और पहला को गलत करते हैं तो फर्स्ट को गलत करते हैं तो हमारा ये वाला चला गया। ठीक है, और 4 अगर सही होता है तो हमारा बी और डी में से 2, सॉरी ये हम लोग का फर्स्ट गलत हो गया तो ये चला गया। ठीक है, और 4 सही है तो मेरा सी और डी बचा। अब चेक करेंगे कि क्या सेकेंड स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट डज नॉट एक्सटेंड टू द शेड्यूल्ड एरिया। नहीं दोस्तों, स्टेट चूँकि वो स्टेट ही तो है ना, स्टेट ही तो है, शेड्यूल्ड एरिया कहाँ बनाया जाता है स्टेट में, तो एग्जीक्यूटिव पावर क्यों नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव पावर उसका है, लेकिन स्पेशल प्रावधान है कि गवर्नर का वहाँ पे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो देखे वहाँ पे। साथ ही राष्ट्रपति जो है का वहाँ पे कंट्रोल होता है, क्योंकि गवर्नर को राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना पड़ता है कि शेड्यूल्ड एरिया में किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है ये वाला गलत होगा, क्योंकि स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होता है, गवर्नर के हाथ में होता है, और गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति ऑटोमेटिकली देखेंगे तो राष्ट्रपति का ही पावर है वहाँ पे, मतलब सरकार का ही पावर होता है, राज्य सरकार का। ठीक है, तो दूसरा मेरा गलत होगा। ठीक है, और तीसरा चौथा सही है, तो सी और डी जो है वो सही होगा। समझ में आ रहा है आपको। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। राष्ट्र एकता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। बोला इट इज़ नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। अगर संवैधानिक वैधानिक होता तो इसका मीटिंग होता, आप इसके बारे में सुनते भी है ना। तो ये जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना तो इसका संविधान में कहीं जिक्र है ना इसको कानून से बनाया गया है, ये एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद इट इज चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मान लो फर्स्ट सही है तो हमारा जो है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चला गया, क्यों सही पूछा है ना, करेक्ट। तो मेरा फर्स्ट और जो है सी चला गया, क्योंकि इसमें जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब सही है। उसके बाद इट इज चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति इसको चेयर करते हैं। देखते हैं यूपीएससी ऐसे ही करता है, ये क्या करता है कि नाम चेंज कर देता है, चेयरमैन चेंज कर देगा, संस्था का नाम चेंज कर देगा, हेड क्वार्टर चेंज कर देगा। तो जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट हो तो आप सतर्क हो जाइए। क्या आपको वाकई में पता है कि इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है? अगर नहीं पता है तो आप इसको गलत कीजिए। और वैसे भी इसका अगर आपने पढ़ा हो तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है दोस्तों, वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो मतलब सेकेंड हमारा गलत है। ठीक है, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरह से आपने उत्तर तक पहुंच लिया, क्योंकि फर्स्ट अगर काटा तो मैंने दो ऑप्शन गया, और सेकंड को भी काटा तो हमारा 2 ऑप्शन गया दोस्तों। ठीक है, अब जो है हमें देखना है कि बचा एक ही स्टेटमेंट आपके पास 4, मतलब चौथा सही है। बाकी पढ़ लेते हैं क्यों सही है। बोला मीटिंग ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल आर मैंडेटरली कन्वेंट बाइनरी, बोले 2 साल में अनिवार्य रूप से होना ही है। अगर मीटिंग होता है दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में सुनते कि नहीं सुनते, एकदम सुनते। कहीं सुने हैं क्या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? नहीं, क्योंकि मीटिंग होती ही नहीं है रेगुलर। ठीक है, तो मतलब ये भी हमारा गलत है। सिर्फ मतलब चौथा सही है कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपका इंडस्ट्री का, बिजनेस का, ट्रेड यूनियन का, एकदम सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो 4 का जो आंसर होगा वो बी होगा। तो इस तरह से हम लोग को एलिमिनेट करके भी बनाना है दोस्तों, और लॉजिक अप्लाई करके बनाना है, तभी आपका जो है आसानी से प्रीलिम्स निकल पाएगा। अब देखते हैं, और ईपीएफओ में अच्छा नंबर आ पाएगा। अगला देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीड स्कीम, SEED सीड स्कीम, उसके बारे में हमारा कथन है। सीड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों हमें। इट इज स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगन, ये होते हैं दोस्तों, दिव्यांग जन होते हैं, उनके लिए है बोल रहा है। ठीक है, द स्कीम प्रोवाइड्स फ्री कोचिंग फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट टू इनेबल देम टू अपेयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अगला है द स्कीम ऑल्सो है द हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी है, मतलब ये बोल रहा है दिव्यांग के लिए, और दूसरा हेल्थ भी है इसमें, और बोल रहा है कि फ्री में कोचिंग भी देते हैं दोस्तों। तो यूपीएससी ऐसे ही करता है, अगर आपको पता है एग्जैक्ट तब तो आप ठीक है मान लीजिए कि भैया क्या ये सही में दिव्यांग के लिए है, किसके लिए है। नहीं तो आप जब भी रहे आपको कि यार कि ये किसके लिए, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नाम क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनाए कब नहीं बनाए, इंडिया मेंबर है, मतलब उसको ज़्यादातर चांसेस है, 90% चांसेस कि वैसे कथन जो है गलत होते हैं। तो आप इसको काट दीजिए, क्योंकि ये इसका दिव्यांगजन नाम दिया हुआ है, आपको पता है तो मारिए क्या सही में, लेकिन दिव्यांगजन के लिए है ही नहीं। ये किसके लिए दोस्तों, ये डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए है। ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, डीनोटिफाइड ट्राइब्स मतलब बहुत जो पिछड़े आदिवासी हैं दोस्तों, उनके लिए, तभी नाम है SEED स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT मतलब डीनोटिफाइड ट्राइब्स, उनके लिए दोस्तों। मतलब फर्स्ट गलत है, जैसे ही आपने काट दिया कौन सा सही है पूछा है, तो फर्स्ट काटा आपने, ये गया ये गया ये गया, अब तुरंत आंसर की तरफ पहुँच गए दोस्तों, सी होगा। ठीक है, मतलब इसमें फ्री कोचिंग है, और इसको जो है हेल्थ इंश्योरेंस है, उनका ट्रेनिंग इसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद उसको इनकम जनरेशन है, ये सब सारे उनको चीज़ प्रोवाइड किए हैं कि वो आसानी से कोचिंग करके सिविल सर्वेंट भी बन पाए दोस्तों। ये किसके लिए है, डीनोटिफाइड ट्राइब मतलब जो पिछड़े आदिवासी हैं उनके लिए है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में ही आता है, सामाजिक कल्याण मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। बोला विच अमंग द फॉलोइंग इज आर स्पेशल फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस ए प्रेशर ग्रुप फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी। दोस्तों आपने राजनीतिक दल के बारे में पढ़ा है, दबाव समूह के बारे में पढ़ा है। ठीक है, बोल रहा है वाइल द पॉलिटिकल पार्टी कैन बी इनफॉर्मल बट टू बी रिकॉग्नाइज एज ए प्रेशर ग्रुप इट मस्ट बी ए फॉर्मल एंटिटी। बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होता है इनफॉर्मल होता है, समझ में आया। और दूसरा है कि जो दबाव समूह होता है वो एक फॉर्मल एंटिटी होना चाहिए और रिकॉग्निशन उसको मिलना चाहिए। मेरा पहला कथन ये है दोस्तों। ठीक है, अब बताइए पॉलिटिकल पार्टी इनफॉर्मल होता है क्या, अनौपचारिक होता है। इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, भैया वो अनौपचारिक नहीं, वो फॉर्मल होता है, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, समझ में आया। प्रेशर ग्रुप तो इनफॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि आपने नाम भी नहीं सुना है बहुत सारे प्रेशर ग्रुप का। जो बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप होते हैं, दबाव समूह होते हैं, वो औपचारिक होते हैं, वो रजिस्ट्रेशन ये सब कराते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट गलत है दोस्तों, क्योंकि बोरा राजनीतिक दल अनौपचारिक नहीं होता है। ऐसे देखिए यूपीएससी क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। प्रेशर ग्रुप को होना चाहिए भैया, पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए फॉर्मल, और इनफॉर्मल होना चाहिए आपका जनरली प्रेशर ग्रुप। ठीक है, उल्टा कर दिया आपको, ऐसे ही फंसाता है आपको और आप फंस जाते हैं। प्रैक्टिस करेंगे और ट्रिक अप्लाई करेंगे, लॉजिक अप्लाई करेंगे, तभी सही आंसर की तरफ पहुंच पाएंगे आसानी से। तो करेक्ट पूछा है तो हमारा ये और ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि दोनों में फर्स्ट ऑप्शन इंक्लूड है और हमें पता है कि वो गलत है हमारा। ठीक है, फिर बोल रहा है दबाव समूह कुछ लोगों का ही सीमित होता है, ऑलवेज हमेशा। बोल रहा है कुछ ही लोग होते हैं इसमें, जबकि पॉलिटिकल पार्टी में लार्ज होते हैं। दोस्तों प्रेशर ग्रुप हमेशा छोटा तो नहीं होगा भैया, किसान मिसान का जो है या स्टूडेंट का है या तो ट्राइबल है, तो ट्राइबल तो हो सकता है छोटा होगा, लेकिन बाकी किसान मिसान का समूह कितना बड़ा होता है ना। प्रेशर ग्रुप क्या मतलब, ऐसा समूह जो लोग सरकार पे प्रेशर डालता है, दबाव डालता है और अपना हित का बात करता है दोस्तों। तो हमेशा प्रेशर ग्रुप छोटा नहीं होता है, हो सकता है कभी कभी केस में छोटा होगा, अगर छोटी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो प्रतिनिधि कर रहा होगा। तो दूसरा भी हमारा गलत है, क्योंकि दूसरा में चेक ही नहीं करना था, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है बाकी इन दोनों में है ही नहीं। मतलब तीसरा है, मतलब थर्ड जो ऑटोमेटिकली आपका सही है। ठीक है, तो बोला प्रेशर ग्रुप का काम जो है इलेक्शन करना और शक्ति को प्राप्त करना नहीं होता है। सही बात है, प्रेशर ग्रुप सरकार पे दबाव डालता है, उसका मतलब मकसद जो है
इलेक्शन लड़ना, चुनाव जीतना और सरकार बनाना नहीं होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो है एकदम सही है और दोनों में ऑप्शन में भी दिया है। और चौथा चेक करना है, बोल रहा प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक टू मोबिलाइज पीपल। पूरा प्रेशर ग्रुप जो है लोगों को मोबिलाइज मतलब गोल बंद करने की कोशिश नहीं करती, जबकि राजनीतिक दल करते हैं। ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप भैया सरकार पर प्रेशर डालता है। जब तक प्रेशर ग्रुप जो है लोगों को मोबिलाइज नहीं करेगा, अपने हित में नहीं साधेगा, ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, तब तक बल कैसे डालेगा। आपने किसान आंदोलन के समय देखा था कि किस तरह से प्रेशर ग्रुप ही था एक तरह का, जो किसानों पे क्या कर रहा था, प्रेशर डाल के जो है और किसानों को ऑर्गेनाइज करवा के जो है अपना सरकार के पास अपना जो है विचार रख रहा था, अपना जो भी डिमांड रख रहा था, मांग रख रहा था, है ना। तो इसका जो है मोबिलाइज करने का लक्ष्य होता है दोस्तों। तो हमारा ये काट देंगे तो जो सही कथन होगा वो मात्र होगा सी, ठीक है, ओनली 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। बोल रहा है कि जो पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 है, उसको राष्ट्र स्तर पर कौन सा मंत्रालय जो है उसको क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, उसका नोडल एजेंसी है। तो नाम में ही पता है कि कौन होगा दोस्तों, किसके लिए है, ट्राइब्स के लिए, है ना, ट्राइबल के लिए है, वन के लिए। तो कौन होगा भैया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर होगा। इसमें आपको सोचना क्या है, तो इसमें डायरेक्ट मानिए, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। क्योंकि किसके लिए है ये, ट्राइब्स के लिए, समझ में आ रहा है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसको जो है लेके आई थी और इसका इम्प्लीमेंटेशन वही करती है दोस्तों। ये किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उनका अधिकार के लिए, ठीक है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस हिंदी लैंग्वेज इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट। बोल रहा अगर हाई कोर्ट में हम हिंदी भाषा को लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। बोला ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑथराइजिंग द सेम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बोला सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे प्रेसिडेंट को पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकती है कि हाई कोर्ट में क्या कौन सी भाषा होगी। फिर है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑथराइजिंग द यूज ऑफ हिंदी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर। पूरा गवर्नर की सलाह पे प्रेसिडेंट कर सकता है। पूरा गवर्नर कैन ऑथराइज द सेम विद द प्रीवियस एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बोला गवर्नर कर सकता है राष्ट्रपति की सलाह पे। अब अगला बोल रहा है 8 का डी, एन एक्ट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बाय ए सिंपल मेजोरिटी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर हाई कोर्ट में हिंदी भाषा उसके जो है कार्यवाही में करना है हमें दोस्तों, तो उसको करने का किसका पास पावर है, उसका करने का पावर है जो दोस्तों राज्यपाल के पास। और राज्यपाल अपने मन से नहीं कर सकता है, गवर्नर की राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से कर सकता है, ठीक है। अभी हाई कोर्ट में अभी भाषा क्या है, अभी इंग्लिश होता है, लेकिन अगर चाहिए कि यार हिंदी में भी कार्रवाई हो तो गवर्नर कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। याद कर लीजिए इसको। यूपीएससी देखिए, यूपीएससी जो है अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है तो जो चीज़ आपको नॉलेज मिल रहा है ना, तो अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको आप रट लीजिए, क्योंकि फाइनली आपको वहाँ पे लॉजिक और नॉलेज अप्लाई करके सॉल्व करना है। ये मत सोचिए कि यार ये चीज़ कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, लॉजिक भी अप्लाई नहीं होता है, तो कहीं कहीं आप उसको रट लीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको फाइनली वहाँ पे प्रीलिम्स को क्रैक करना है। तो आप रट के निकालिए या उसको समझ के निकालिए कि बहुत सारी चीज़ होते हैं कि आप इसमें क्या समझिएगा। आप याद कर लीजिए कि हाई कोर्ट में अगर हिंदी लैंग्वेज प्रयोग करना है तो राज्यपाल कर सकता है राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, बस सिंपल, याद हो गया आपका, है ना। अगला है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑफिशियल एक्ट ऑफ 1963। बोल रहा है 1963 में का जो राजभाषा अधिनियम है दोस्तों, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है हमें। द बोल रहा है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन फॉर इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। बोल रहा है एक्ट में लिखा गया था 1963 वाले एक्ट में कि आप हिंदी को इनडिफिनिट अनिश्चित काल के लिए यूज कर सकते हैं, इंग्लिश को, ठीक है। किसको यूज कर सकते हैं, इंग्लिश को। तो सही बात है दोस्तों, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था साउथ इंडियन स्टेट्स का, दक्षिण भारत के राज्यों का। तो एक्ट लाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उनको बोल दिया गया ठीक है, जब तक आप चाहते हो प्रमोट करना है हिंदी को, ठीक है, तो इनडिफिनिट टाइम के लिए यूनियन का भाषा क्या होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है, जब तक सरकार जो है कोई कानून न बना दे, ठीक है। तो अभी भी इसलिए जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी डॉक्यूमेंट आता है वो इंग्लिश में ही आता है, ठीक है। तो मतलब ये हमारा एकदम सही है दोस्तों। अगला, द स्टेट दैट हैव नॉट अडॉप्टेड हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कैन ऑल्सो यूज हिंदी फॉर कम्युनिकेशन विद द यूनियन, ठीक है, एंड द अदर स्टेट्स, ठीक है। बोल रहा है कि अगर कोई राज्य नहीं चाहता है, एक मिनट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला जिन राज्यों ने राज्य भाषा के रूप में हिंदी को नहीं अपनाया है वे भी संघ और अन्य राज्यों के साथ संचार के लिए हिंदी का उपयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लो कोई राज्य है, ठीक है, ए राज्य बोल रहा है ये हिंदी अपनाया नहीं है अपना ऑफिशियल लैंग्वेज,
फिर भी अगर सेंटर से बात कर रहे हैं ना तो हिंदी का प्रयोग कर सकता है, ऐसा लिखा है। तो ठीक है भैया, जो राज्य अगर हिंदी नहीं अपनाए होंगे, मान लो उड़िया, तो उड़िया किस भाषा में बात करेंगे? भारत सरकार से। उड़िया में तो नहीं कर सकते क्योंकि उड़िया भारत सरकार को नहीं आता होगा, ठीक है। लेकिन अगर उनको बात करना है किस भाषा में करेंगे? हिंदी में करेंगे, हिंदी भारत सरकार को आता है। तो अगर जिस भाषा में आपने चुना है तो उसमें आप कर लीजिए, या अगर आपने हिंदी नहीं चुना है फिर भी आप हिंदी भाषा में कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया ताकि हिंदी जो है प्रमोट हो, ठीक है। और भारत सरकार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और कब तक? अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। तो दोनों हमारा कथन जो है दोस्तों सही है, ठीक है। और क्यों सही है मैंने आपको बता दिया, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है टॉबिन फनल मॉडल न्यूज में था, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, टॉबिन फनल मॉडल, ठीक। तो बोला नेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, बोला इकोनॉमी में मनी सप्लाई से रिलेटेड है। अगला ड्यूटी ऑन स्पॉट करेंसी ट्रेड्स एंड मार्केट स्टेबिलिटी, बोल रहा है स्पॉट मुद्रा बाजार और बाजार स्थिरता पर शुल्क है। रिलेशनशिप बिटवीन नेट एक्सपोर्ट एंड कंट्री का एक्सचेंज रेट, कंट्री का जो निर्यात और शुद्ध विनिमय दर के बीच में संबंध है। और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंटरेस्ट रेट, बोल रहा है महंगाई और मुद्रास्फीति का जो है ब्याज दर और मुद्रास्फीति का प्रभाव है। तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, टॉबिन कोई भी अगर उल्टा पुल्टा एकदम फालतू चीज़ आ जाए जिसके बारे में आपने नहीं सुना है तो आप मान लीजिए उसका ऑप्शन ए की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगर बहुत उल्टा पुल्टा चीज़ है जिसके बारे में आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसके बारे में मत जानो, वैसे केस में आप ऑप्शन ए की तरफ जा सकते हो दोस्तों। और अगर यहाँ कुछ फेमस चीज़ होता, कोई मान लो होता कि कोई बर्ड का नाम, चिड़िया का नाम, ऐसा करके कुछ होता तो ठीक है। अगर मान लो कुछ उटपटांग चीज़ आ गया, कोई पूछ दिया सांप का नाम जिसके बारे में कोई पढ़ता भी नहीं होगा, कहीं होगा न्यूज़ में, तो उस केस में आप ऑप्शन ए की तरफ जा सकते हो दोस्तों। तो इसका भी आंसर होगा ऐसा अर्थव्यवस्था जो सरकार का खर्चा और मनी सप्लाई से रिलेटेड है, ठीक है। समझ में आया? जो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपको है उसको फीसर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको डच डिजीज बोलते हैं, जो एक्सपोर्ट और एक्सचेंज रेट से डील करेगा। तो याद रखिएगा, ये जो रिलेशनशिप होता है निर्यात और विनिमय दर में, उसको हम लोग डच डिजीज बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? उसी तरह इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग फीसर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीसर इफेक्ट। तो याद रखिएगा, FICHER, फीसर। इसको क्या बोलते हैं? डच डिजीज, जो आपका किस में होता है? एक्सपोर्ट में और एक्सचेंज रेट में, ठीक है। और स्पॉट करेंसी में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग जो टैक्स लगाते हैं उसको टॉबिन टैक्स बोलते हैं, टॉबिन टैक्स। यहाँ पे टॉबिन फनल मॉडल बोला है जो आपका सरकार का खर्चा और मनी सप्लाई से रिलेटेड है। तो चारों चीज़ आपको बता दिया क्या है। अगर करेंसी और मार्केट से होता है तो टॉबिन टैक्स, एक्सपोर्ट और एक्सचेंज रेट से होता है तो डच डिजीज, और इन्फ्लेशन और महंगाई से होता है तो फीसर इफेक्ट। समझ में आया? तो इस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है दोस्तों। अगला है Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for the mining be declared null and void? बोल रहा है किस शेड्यूल के अंदर हम लोग जो है डिक्लेयर कर सकते हैं अगर ट्राइबल लैंड, जो अगर आदिवासी का भूमि है, अगर उसको हम लोग हस्तांतरण करते हैं तो अमान्य और जो है शून्य घोषित किया जा सकता है, किस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ट्राइबल्स के लिए हम लोग कहाँ ऐसा प्रावधान किए हैं? पंचायती राज में किए हैं। कौन सा एक्ट में? पेशा में, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया में इसको डिक्लेयर किए हैं हम लोग, ठीक है, 1997 में। उसमें बोले हैं कि कोई भी ज़मीन अगर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं आदिवासी से लेके प्राइवेट तक तो वो गैर होगा, ठीक है। और शेड्यूल्ड एरिया किससे डील करता है? कौन से शेड्यूल से? 5th शेड्यूल से। तो 5वीं अनुसूची इसका होगा दोस्तों, 11 का भी, मतलब बिना ग्राम सभा के परमिशन के कोई भी ज़मीन हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हस्तांतरण नहीं कर सकते। किसको? गैर चीज़ को ले, गैर जनजातीय के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, तो 11 का आंसर होगा बी। अगला देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ MSCS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो MSCS क्या होता है दोस्तों? बहुराज्य सहकारी समिति। सो एक से अधिक राज्यों में काम करते हैं, ठीक है। इसका पूरा देख रेख कौन करता है? भारत सरकार करता है, ठीक। तब बोल रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ MSCS हैव मेंबर्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि भारत के सभी राज्यों के इसके सदस्य होते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जिस राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा एक से अधिक राज्य में, वही ना बनाएंगे मल्टी स्टेट, बाकी राज्य में क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो एकदम गलत है भैया, बाकी राज्य में नहीं होगा। जहाँ पे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस राज्य में काम करता है उसी राज्य के इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट गलत है। जैसे ही फर्स्ट गलत होगा, सही पूछा है हमें, तो फर्स्ट एक ए और बी चला गया क्योंकि दोनों में फर्स्ट ऑप्शन था। अब हमें चेक करना है कि 2 और 3 में कोई है क्या। पूरा नेशनल
कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज़ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ MSCS। बोला नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करती है। अब यहाँ भी संस्था का नाम है, क्या आपको पता है? नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ आपको एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप नहीं जानो, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत होगा, तो दूसरा भी गलत होगा, हमारा डायरेक्ट आंसर की तरफ पहुंच गए डी, ठीक है। बाकी भी देख सकते हैं। बोल रहा है यूपी में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नहीं दोस्तों, साउथ इंडिया में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा है कोऑपरेटिव। यूपी है दूसरे नंबर पे आता है, ठीक। तो ये भी हमारा गलत होगा। सबसे ज़्यादा सहकारी समिति कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में, ना कि यूपी में। और इसको जो कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, उसको वो करती है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। जो सरकारी समिति का सेंट्रल रजिस्ट्रार, केंद्र रजिस्ट्रार होता है, वो कंट्रोल करती है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों बता दिया कि क्यों इसका गलत होगा, तो 12 का आंसर होगा डी, ठीक है। आगे देखते हैं। और विथ रेफरेंस टू द लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में जो न्यायपालिका की भाषा के संदर्भ में दोस्तों क्वेश्चन है। बोले द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एम्पावर्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट टू ऑथराइज द यूज ऑफ एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट फॉर द जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बोल रहा है ये किस में पावर होता है? गवर्नर में, कि वो चाहे कि जो हाई कोर्ट का जो भाषा होता है वो क्या होगा। अभी हमने देखा कि एकदम सही है कि हाई कोर्ट का जो भी भाषा होगा वो क्या होगा? जनरली इंग्लिश होगा। लेकिन गवर्नर अगर चाहे कि कार्य जो उसका जजमेंट है भाषा में कोई अगर चेंज करना है, किस भाषा में आएगा, तो गवर्नर जो है राष्ट्रपति की सलाह पे कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सही होगा, अभी हमने ऊपर देखा था। बोल रहा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बोल रहा अगर सर्वोच्च न्यायालय में जो भी हिंदी का अगर प्रयोग करना है कार्यवाही में, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, संसद के पास पावर है। तो दोस्तों सही बात है, क्योंकि पार्लियामेंट ही जो है सुप्रीम कोर्ट को जो भी उसमें चेंज करना है वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। अभी जनरली है सुप्रीम कोर्ट का भाषा क्या है? इंग्लिश। लेकिन हिंदी अगर करना है तो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट जो है आसानी से कर सकती है, ठीक है। तो हमारा ये जो है सही होगा, संसद के पास पावर है। कौन सा सही है दोस्तों? दोनों सही है। हम जाएंगे 13 का सी की तरफ, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेशल डायरेक्टिव्स फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश हैं, ठीक है। मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए हम लोग को बताना है, ठीक है। प्रश्न है ईच बोल रहा एवरी स्टेट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बोल रहा है कि प्राइमरी स्तर पर प्रत्येक राज्य जो है का दायित्व है कि वो मदर टंग में, ठीक है, प्रावधान प्रोवाइड करे ताकि मदर टंग जो है आपका डेवलप हो, ठीक है दोस्तों, एकदम सही है। आर्टिकल नंबर 350 में ये दिया गया है, 350A में, 350A में, कि राज्य सरकार को चाहिए कि वो अपना जो है भाषा को प्रमोट करे मदर टंग में, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अगला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू देयर सेफगार्ड। बोला राष्ट्रपति जो है एक अपॉइंट करता है भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक विशेष अधिकारी। तो ठीक है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपॉइंट किया जाता है दोस्तों आर्टिकल 350B में। मतलब ये जो ऑफिसर है वो आपका कौन सा ऑफिसर है? संवैधानिक संस्था है ना, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो जो ये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति किया जाता है माइनॉरिटी के लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, याद रखना है भाषाई माइनॉरिटी के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए नहीं, है ना। तो ये हमारा सही होगा दोस्तों। बोला द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी परमिट्स द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन स्टेट्स टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोला भारत के अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अनुमति देता है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा है ध्यान से तो भैया ये अनुमति कौन देता है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अनुमति संविधान देता है, यही तो आर्टिकल 30 है आपका, है ना। तो ये अधिकारी का नहीं, ये अधिकारी भैया ये पॉइंट क्या है, तो देखता है कि जो भाषाई जो माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उसका कंडीशन कैसा है, और उसको फिर वो जो है सरकार को जो है रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो सही है वो है 1 और 2 बस में, क्योंकि संविधान का अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, ना कि हमारा जो है ये ऑफिसर देता है। आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 है हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है दोस्तों। बताइए दोस्तों स्पीड ठीक है या फिर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक के बारे में हम लोग को विचार करना है। बोला इट इज टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन बाय यूटिलाइजिंग अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। पूरा क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल की तकनीक से हम लोग जो है सुरक्षित संचार कर सकते हैं। तो दोस्तों तो सही बात है, क्योंकि कोई ये अच्छा सा टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। और फ्यूचर टेक्नोलॉजी होता है तो ऐसा होगा कि जो भैया हम लोग आसानी से उसको जो है सुरक्षित संचार कर पाएँ, है ना। तो ये एकदम सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है। मैंने बताया था पॉजिटिव चीज़ का पॉजिटिव अच्छा होता है, अच्छा चीज़ का अच्छा ही देखते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में बोलेगा कि विभाजन करेंगे, तो गांधी जी जो दोस्तों अच्छे आदमी थे, वो विभाजन में उनका रोल नहीं होगा, पार्टीशन में। बोलेगा जीना का रोल था, तो हाँ जीना बदमाश था तो बदमाश का रोल होगा। मैं बोलेगा सिगरेट पीने से हेल्थ बढ़िया रहता है, तो गलत बात है, क्योंकि सिगरेट जो है घटिया चीज़ है। तो सिगरेट से कैंसर होगा, ना कि हेल्थ अच्छा होगा। बात समझ में आए। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं हो सकता। उसी तरह नेगेटिव का नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब हमारा सही है। बोल रहा है क्रिप्टो द इनक्रिप्टिव प्रोटोकॉल इन दिस टेक्निक इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू वन साइडेड कम्युनिकेशन। बोल रहा है इसमें एक तरफा संचार ही कर सकते हैं। मतलब देखिए कहीं ना कहीं इसको लिमिट कर रहा है, और ये फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है, तो इस मतलब भविष्य का तकनीक है, तो इसमें क्या होगा, मल्टीपर्पज़ यूज होगा, और इसका जो है अच्छे यूज़ कर सकते होंगे। लेकिन ये उसको नेगेटिव में दिखा रहा है, नेगेटिव में दिखा रहा है। तो पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं हो सकता है दोस्तों, पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारा दूसरा जो है गलत होगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो हमारा ये ऑप्शन गया और ये हमारा ये ऑप्शन गया, और फर्स्ट सही है, मतलब बी ऑटोमेटिकली हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एक इसमें है और इसमें जो है दूसरा नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब तीसरा भी सही है। बोल रहा है द क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है वो सिद्धांत पे काम करता है, क्वांटम सुपर इम्पोजिशन पे, ठीक है। तो क्वांटम सुपर इम्पोजिशन पे काम करता ही है, और क्वांटम नाम है। क्वांटम किसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों? देखिए अभी जो कंप्यूटर होता है वो आपका 0 और 1 में काम करता है, बाइनरी में काम करता है। क्वांटम मतलब ये 0 और 1 में के क्वांटम बिट्स में काम करता है, क्यू बिट्स भी बोलते हैं, मतलब उसको भी टुकड़े में काम करता है, इसीलिए इसका स्टोरेज ज़्यादा होता है, इसका प्रोसेसिंग फास्ट होता है, स्पीड फास्ट होता है, और इसको इनक्रिप्टेड भी होता है। आप इसको जान भी नहीं पाओगे कि कैसे इसका ट्रांसफ़र हो रहा है, सुरक्षित इसका संचार होता है दोस्तों। तो ये हमारा सही है, इसीलिए जो सही पूछा है हमें, सही कौन होगा दोस्तों? 15 का डी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों? हम लोग 500 क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे, फिर बार बार इसका रिवीजन करेंगे, तो आपका पॉलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और अभी चौथा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। बोल रहा है अच्छा जो है हमारा शास्त्रीय भाषा है दोस्तों। शास्त्रीय भाषा कितने हैं दोस्तों? 6 भाषा है, आपने पढ़ा भी होगा। कौन कौन सा है, याद कैसे करना है? तो साउथ इंडिया में जो राज्य हैं, ठीक है, केरल, तो केरल का क्या है? मलयालम। तमिलनाडु क्या है? तमिल। फिर कर्नाटक क्या है? कन्नड़। फिर आंध्र प्रदेश का क्या है? तेलुगु। उसके ऊपर क्या है? उड़ीसा, तो उड़िया, ठीक है। और तो 5 ये हो गया, और एक है संस्कृत। तो टोटल 6 भाषा जो है हमारा क्लासिकल लैंग्वेज है दोस्तों। तो हमारा ये एकदम सही है, ठीक है। बोल रहा है ए लैंग्वेज यूज इन द बॉडी ऑफ एंशियंट टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड एज वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन कैन बी क्लासिफाइड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। बोल रहा क्लासिकल लैंग्वेज अगर हमें आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, तो उसको क्या होना चाहिए? प्राचीन होना चाहिए। सही बात है भैया, 1500 से 2000 साल पुराना होगा, और एंशियंट होगा, जिसमें कोई उतना चेंज नहीं हुआ रहेगा, है ना, जिसको बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे दोस्तों, उसी को हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों। तो मतलब दूसरा भी हमारा सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब फर्स्ट 1 और 2 ऑटोमेटिकली सही है, तो 2 ही ऑप्शन में दिया है, 1 और 2, ठीक है। तो हमारा डी हो जाएगा। इसका मतलब 3 जो है ऑटोमेटिकली सही है, क्योंकि हमें पूछा है करेक्ट, है ना, क्योंकि 1 और 2 एक ही ऑप्शन में है, 1 और 2, बाकी इसी 3 ऑटोमेटिकली सही है। बोला एमिनेंट स्कॉलर इन क्लासिकल लैंग्वेज आर प्रोवाइडेड विद 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड एनुअली। बोला हर साल में उसको 2 अवार्ड देते हैं। तो सही बात है दोस्तों, उसको अवार्ड दिया जाता है साल में। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC है वो दोस्तों, वो उसको अवार्ड देता है साल में 2 बार, ताकि जो है प्रमोट हो हमारा क्लासिकल लैंग्वेज। और ये 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। भारत सरकार इसको पहचान करता है, और भारत में भी 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेज है। और जो लास्ट में ऐड किया गया था वो आपका ऐड किया गया है। बताइए कौन सा भाषा जो है क्लासिकल लैंग्वेज अभी हाल ही फिलहाल 2014 में ऐड किया गया था, ठीक है। और पहला भाषा दोस्तों कौन था जो क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया था, वो बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके, ठीक है। तभी तो मुझे पता चलेगा आप भी जो है शामिल हो रहे हैं, है ना, क्विज में। चलिए, तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा दोस्तों डी, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 17। बोर्ड विथ रेफरेंस टू द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला संसदीय राजभाषा समिति के संदर्भ में प्रश्न दोस्तों। बोल रहा है राजभाषा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। तो सही बात है, लिखा ही है पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज संसद में, ऐसा तो नहीं लिखा है लोकसभा राज्यसभा समिति राजभाषा समिति, नहीं। तो इससे नॉर्मल बात है कि दोनों इसके जो है मेंबर होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके जो चुने जाते हैं टोटल इसमें कितने लोग होते हैं दोस्तों? 30, जिसमें से 20 लोग
आपका लोकसभा से आते हैं और 10 लोग आपका राज्यसभा से आते हैं। तो लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। ठीक है, सिंपल। चलिए, बोल रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। नहीं दोस्तों, अगर आपने पढ़ा है होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय में के बारे में, तो इसका जो चेयरमैन होंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के, वो कौन होते हैं दोस्तों? इसका चेयरमैन उसी से अपॉइंट किया जाता है, जो सदस्य होंगे ना उसी से। और अभी जो कन्वेंशन, अभी परंपरा है कि उसके जो अध्यक्ष होगा वो गृह मंत्रालय के मंत्री होगा, मतलब अमित शाह। तो ये हमारा ये नहीं है, क्योंकि कल्चर को प्रोटेक्ट करना नहीं है यहाँ पे। तो भाई ये ऑफिशियल लैंग्वेज चुन रहे ताकि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध हो, रिलेशनशिप हो। मतलब ये घर का बात कर रहा है, होम का बात कर रहा है ना, संस्कृति की बात नहीं कर रहा है। तो दूसरा हमारा गलत होगा दोस्तों। तो दूसरा गलत होगा तो 3 ऑप्शन मेरा चला जाएगा, आपको डायरेक्टली जो है आंसर की तरफ पहुंच गए दोस्तों, है ना। मतलब वो ऑटोमेटिकली सही है। और तीसरा भी सही है कि द कमेटी रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ हिंदी। सही बात है, देखेगा भैया हिंदी का प्रोग्रेस क्या है, उसके अनुसार अपना फैसला लेगा। इसमें कोई बात ही नहीं होना चाहिए, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 17 का आंसर होगा दोस्तों सी, क्योंकि हिंदी को प्रमोट करने के लिए हम लोग जो है ये सब प्रावधान रखे हैं। क्योंकि इंग्लिश के बारे में तो क्या बोल दिया, ऊपर ही बोल दिया गया 1963 एक्ट में, इंग्लिश जो है इंडेफिनिट पीरियड के लिए होगा। लेकिन हिंदी का क्या है, हिंदी का भी तो प्रमोट करना चाहिए ना। इसीलिए ऑफिशियल जो है हम लोग क्या किए हैं, एक हम लोग संसद में समिति बनाए। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक समिति होगा जिसके चेयरमैन होंगे गृह मंत्रालय से, और फिर वो देखेगा कि हिंदी का कैसे हम लोग का ग्रोथ करवाना है, विकास करवाना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इन्वेस्टिगेट द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स एंड लीगल सेफगार्ड ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। बोल रहा है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी समुदाय के संवैधानिक मामलों और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच करता है कौन? तो आपने पढ़ा है एंग्लो इंडियन किसके अंदर आता है दोस्तों? एंग्लो इंडियन किसके अंदर आता है? ये आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, बैकवर्ड क्लास में तो ये नहीं आएगा, माइनॉरिटी में तो आएगा नहीं भैया। और एंग्लो इंडियन के लिए कोई ऐसा कमीशन जो है कल्याण आयोग बना ही नहीं। अगर बनता, आपने देखा, आपने इसको दिमाग भी लगाइए भैया, अगर बनता तो आपने कहीं ना कहीं सुनते ना, आपने अनुसूची आयोग के जाति के आयोग के बारे में सुना है, मतलब होगा। ठीक है, उसके बाद माइनॉरिटी के बारे में, अल्पसंख्यक आयोग के बारे में भी सुना है, पिछड़ा आयोग के बारे में सुना है। आपने इसके बारे में नहीं सुना है, इसका मतलब ये नहीं होगा दोस्तों। आपको खुद पे विश्वास करना है कि आपने भैया नहीं सुना है तो वो नहीं होगा, क्योंकि अभी आप थोड़ी प्रिपरेशन शुरू किए हैं। प्रिपरेशन आपने कोई 1 साल से कर रहा होगा, 2 साल से, 3 साल से, तो खुद पे विश्वास कीजिए भैया कि नहीं, अगर मैंने वो चीज़ नहीं सुना है तो ऑटोमेटिकली वो नहीं होगा। खुद पे विश्वास कीजिए, नहीं तो आपको फिर प्रीलिम्स कभी नहीं निकाल पाएंगे। आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? और मेरा मकसद आप में आग जलाना है, जो आपकी आग जो बुझ चुकी है या दबी हुई है उसको आग जलाना है दोस्तों, ताकि आसानी से आप प्रीलिम्स को निकाल पाएँ। ठीक है ना, चलिए प्रैक्टिस करेंगे और जो है यूपीएससी में को क्रैक भी करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, क्रैक करना है, अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या ईपीएफओ का आपका पेपर हो दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। और विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत संविधान के प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो बोला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द कास्ट और ट्राइब्स टू बी ट्रीटेड एज ए शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। बोल रहा है राष्ट्रपति जो है डिसाइड करता है कि कौन सा एससी होगा और कौन सा शेड्यूल्ड ट्राइब होगा उस राज्य में। तो सही बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो जो है डिक्लेयर कर सकता है कि कौन सा शेड्यूल कास्ट होगा, शेड्यूल ट्राइब होगा। लेकिन अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया और उस लिस्ट में किसी को चेंज करना है तो वो जो करेगा वो कौन करेगा दोस्तों? पार्लियामेंट करेगा। फिर राष्ट्रपति का रोल ख़त्म हो जाता है, भूमिका ख़त्म हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी जाति है, अगर उसको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना है दोस्तों तो वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक, लेकिन अगर उसमें चेंज करना है सूची में तो वो कौन करेगा? संसद करेगा, पार्लियामेंट करेगा। उसके बाद राष्ट्रपति का अधिकार खत्म हो जाता है। मतलब इसमें बोल रहा है कि कौन स्पेसिफाई करता है? राष्ट्रपति। तो हमारा पहला सही होगा। फिर बोल रहा है 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है राष्ट्रपति को एम्पावर करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को चुनने के बारे में। तो देखिए दोस्तों 105वां संविधान संशोधन है, ये किसको पावर देता है? आपने पढ़ा भी होगा, ये राज्य सरकार को पावर देता है कि जो है वो डिक्लेयर कर सकता है कि कौन सा जो होगा एस जो होगा सोशली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होगा। ये राष्ट्रपति को नहीं देता है। सेंटर पे किसको पावर देगा? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा डिक्लेयर करने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन राज्य सरकार को किसका पावर देगा दोस्तों? ये पावर देगा आपका किसको? ये पावर देगा आपको राज्य सरकार पे देगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति को पावर नहीं दे। राष्ट्रपति को फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में पावर है, और भी सूची में चेंज करने का नहीं, सूची को ऐड करने का कि किसको हमको डिक्लेयर करना है, उसमें चेंज करेगा तो कौन करेगा? संसद। तो हमारा जो है दूसरा गलत होगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा सही है? दूसरा हमारा गलत है। ये 2 ऑप्शन गया और पहला जो है सही है। तो
तो हमारा चेक करना है, 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली चला गया है। अब हमको चेक करना है कौन सा जो है तीसरा सही है या नहीं। ठीक है, बोल रहा है भारत के संविधान में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्लियरली डिफाइंस द टर्म शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। बोल रहा है भारत का संविधान जो है डिक्लेयर करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करता है। दोस्तों कहीं भी आपने शेड्यूल कास्ट का डेफिनेशन पढ़ा है क्या? बताइए, अगर पढ़ा है, संविधान अगर डिक्लेयर करता है, आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, आपने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है कि लोकसभा क्या होता है, पढ़ा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा है, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि वो आपको लिखा गया है संविधान में, तो आपको आसानी से पता है कि भैया प्रीएम्बल ये चीज़ है। आपने कहीं भी पढ़ा है क्या कि शेड्यूल कास्ट किसको बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं? अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या शेड्यूल्ड कास्ट क्या है, तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। आप सोचोगे कि यह शेड्यूल कास्ट होगा जो डिप्राइव्ड होगा, जो वंचित सेक्शन होगा, जो शेड्यूल ट्राइब होगा, ये होगा, ये होगा। नहीं, लेकिन इसीलिए नहीं बता पा रहे हो क्योंकि संविधान जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है। यूपीएससी ऐसा ही करता है। यूपीएससी आपको बोलेगा छुआछूत डिक्लेयर हुआ है, यूपीएससी आपको बोलेगा कि ये चीज़ डिक्लेयर हुआ है। भैया वो चीज़ डिक्लेयर नहीं हुआ रहता है। शायद ही कोई चीज़ है जो संविधान में अच्छे से लिखा हुआ है। संविधान में अल्पसंख्यक क्या है ये भी नहीं बताया गया है, ठीक है, वो भी हम लोग जो है खुद से जो है डिराइव किया है, सरकार ने बताया है। समझ में आया? तो ये हमारा गलत होगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही है? केवल 1। ठीक है दोस्तों, 19 हो गया, क्वेश्चन आपका फिनिश। तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, अपने पे विश्वास कीजिएगा कि हम जो भी पढ़े हैं वो एकदम सही है। खुद पे विश्वास कीजिएगा तभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तभी आपका निकल पाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। बोल रहा है तटीय भेद्यता सूचकांक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, द इंडेक्स हैज रिसेंटली डेवलप्ड एंड रिलीज बाय IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। बोला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर में भारतीय मौसम विज्ञान इसको डिक्लेयर करता है दोस्तों। यूपीएससी ऐसे ही करता है। मैं बताया था ना, अगर आपको पता है संस्था का नाम की साइड में डिक्लेयर किया है क्या, सही में इसका हेड क्वार्टर यहाँ पे है क्या, सही में इस साल बना था क्या, सही में इंडिया इसका मेंबर है क्या अगर आपको पता है, ठीक है, तब आप उसको सही मारिए, नहीं तो आप इसको गलत मारिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, संस्था का नाम, साल का नाम, कोई भी अमाउंट की इतना इसका फंड है, इतना इसका स्कीम है, ये इसका मंत्रालय है, ये इसके लिए जनरली वो जो है गलत होता है। ठीक है, हमारा पहला गलत होगा, मतलब ये ऑप्शन गया। ठीक है, क्योंकि और ये भी गया क्योंकि दोनों में एक है। अब चेक करना है द पैरामीटर यूज इन डिटरमाइनिंग द कोस्टल रिस्क इंक्लूड टाइडल रेंज एंड हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिलेटिव सी चेंज। बोल रहा है कि ऐतिहासिक दर से क्या समुद्र स्तर में चेंज हुआ और ज्वारीय सीमा, उसके आधार पे जो है हम डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा कोस्ट जो है ज़्यादा वल्नरेबल है, भेद देता है। तो सही बात है, अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं दोस्तों, अगर इंडिया का कोस्ट है ये वाला और ये वाला, इसको हमको डिक्लेयर करना है यार वल्नरेबल है, तो हम बताएंगे ना भैया कि सी लेवल इस पर क्या क्या चेंज हो रहा है। अभी समुद्र का स्तर यहाँ पे इतना था, अब जो है बढ़ के इतना हो गया, मतलब थोड़ा बढ़ गया। तो कैसे पता चलेगा? समुद्र के स्तर से पता चलेगा वल्नरेबल है। तो एकदम सही है कि क्या उसका सी लेवल चेंज हुआ है, क्या उसमें टाइड से आता है। तो इसमें सोचना आपका क्या है, तो लॉजिक ही बोल रहा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर जो है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स का रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स फॉरेस्ट और बोथ। बोल रहा है जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 है दोस्तों, उसमें किसको अधिकार है कि वो डिक्लेयर कर सकता है कि सामुदायिक वन अधिकार। नाम ही पता है दोस्तों, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसमें किसको पावर दिए होंगे भैया? इसमें पावर दिए होंगे वहाँ का जो ग्राम सभा है उसको, ताकि स्वायत्त शासन सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पावर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये इसमें हम लोग पावर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं दोस्तों? इसमें हम लोग ग्राम सभा को पावर दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ताकि ग्राम सभा ही लोगों का प्रतिनिधि वहाँ पे करता है। तो शेड्यूल ट्राइब ऐसे ही बहुत अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं। अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देंगे या कलेक्टर को दे देंगे तो कहीं ना कहीं पावर का जो है संकुचन हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। हम लोग को पावर क्या करना है? लोकल बॉडी को देना है, ग्राम सभा को देना है। इससे इसका आंसर होगा दोस्तों डी। और वैसे भी देखिए, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये भी ऑफिसर होगा, तहसीलदार ये भी ऑफिसर होगा। तो ऑफिसर को पावर नहीं देना है, पावर देना है लोगों को, और ग्राम सभा के मेंबर ही लोग होते हैं। इसलिए 21 का आंसर होगा दोस्तों डी। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोल रहा भारत के संविधान का भाग बोला पार्ट 16 of the Constitution of India provide a special provision for certain classes. In this context, which of the following provisions are included under this part? बोल रहा है पार्ट 16 में कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान है। किसके लिए ये है वो बोल रहा है। बोला रिजर्वेशन ऑफ वीमेन इन द लेजिस्लेचर, विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण। दोस्तों ये बताइए, अगर महिला का आरक्षण विधानमंडल में होता तो उसको आरक्षण देते ना?
लेकिन आरक्षण कहाँ देते हैं बताइए? तो लोकल बॉडी में देते हैं, ठीक है, महिला के लिए। लेजिस्लेचर में तो नहीं देते हैं, ना तो विधानसभा में दिए हैं, राज्यसभा में। तो ये हमारा गलत होगा। तो जैसे ही पहला गलत होगा, ये आपका 3 ऑप्शन चला गया दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल गया। देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना? किस तरह सॉल्व होता है क्वेश्चन आपको पता है। अगर सिंपल लॉजिक लगाइए कि महिला का अगर प्रावधान होता आरक्षण का लेजिस्लेचर में, तो सीट रिजर्व होता कि नहीं होता? होता। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का सीट रिजर्वेशन है लोकसभा में, तो सीट है क्या? रिजर्व नहीं है, एकदम है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान था पहले, अब हटा दिया गया, तो सीट रिजर्व था कि नहीं? लोकसभा में एकदम था। जिसका प्रावधान होगा उसी होगा ना। महिला के लिए प्रावधान है कहाँ पे है? लोकल बॉडी में। क्यों? क्योंकि 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट 73वां और 74वां संविधान संशोधन हम लोग 1992 में लेके आए दोस्तों, है ना? तब है। लेजिस्लेचर में नहीं है, विधानमंडल में नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब उसके बाद बोल रहा है ST SC का प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन। कहीं रिजर्वेशन है? सुना है आप लोग प्राइवेट की जॉब में रिजर्वेशन है दोस्तों? नहीं है। वहाँ तो मेरिट के आधार पर लिया जाता है। ये हमारा गलत है। दूसरा तो ऑटोमेटिकली गलत भी होगा, क्योंकि जो है हमारा ऑप्शन ऑटोमेटिक निकल गया है 3 और 4, तो 2 को चेक ही नहीं करना था, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए। बोल रहा है कि एंग्लो इंडियन के लिए एजुकेशनल ग्रांट, सही बात है, देते हैं, है ना? कौन सा आर्टिकल में देते हैं बताइए? तो आर्टिकल 330 कौन सा है बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में करके। कौन सा आर्टिकल है जो हमें एंग्लो इंडियन के बारे में प्रावधान देता है? कौन सा आर्टिकल है? मुझे यहाँ तक थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वो आर्टिकल 300 जो है 30 के आसपास का है, 330 या 25, 26, 27 ऐसा कुछ है। कमेंट सेक्शन में करके बताइए। बोल रहा है कि बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल जो है नेशनल कमीशन बनाएंगे, ठीक है? तो बना भी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, है कि नहीं? आर्टिकल 338B में, ठीक है? तो ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्तों? 3 और 4 सही उत्तर, क्योंकि पहला गलत था तो हम लोग को डायरेक्ट आंसर मिल गया दोस्तों, है ना? बाकी आपको जानना भी नहीं था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिला कि बैकवर्ड क्लास के लिए है और एंग्लो इंडियन के लिए है, किस में है? पार्ट 16 में है, महिला के लिए नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। और विथ रेफरेंस टू द होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला केंद्र शासित प्रदेशों के गृह मंत्री की सलाहकार समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला दीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर द यूनियन टेरिटरीज दैट डू नॉट हैव लेजिस्लेचर, ठीक है? बोल रहा है कि भारत सरकार का जो होम मिनिस्टर का सलाहकार समिति बनेगा वो उनके लिए बनेगा जिसमें कोई विधानसभा नहीं है दोस्तों, ठीक। अगला है द कंसिस्ट ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर फॉर सिविल सोसाइटी। बोल रहे इसमें जो नागरिक समाज के भी मनोनीत सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द कंसल्टेड फॉर द मैटर रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। बोल रहा इंटरनल आंतरिक सुरक्षा मामले में इसको बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए इसका ये कथन एकदम सही है कि कभी कभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही भी होता है, तो हमेशा आपको नहीं गलत करना। ज़्यादातर चांस होगा गलत होगा, लेकिन कभी कभी सही भी होता है। तो आप रिस्क ले लीजिए, इसको काट दीजिए, तो आपको जो है सही आंसर मिल जाता है 2 और 3। तो आपका ये चांसेस होता है कि सही होने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना है। क्यों सतर्क हो जाना है? क्योंकि इसमें जो है मेंबर होते हैं वो सारे यूनियन टेरिटरीज का मेंबर होता है, जिसमें विधानसभा नहीं होगा। मतलब इसमें दिल्ली, ठीक है, पौंडीचेरी, ठीक है, और जो आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख वाला जो जम्मू कश्मीर का है यूनियन टेरिटरी, वो इसके मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सा मेंबर होगा? दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, ये 4 इसके होंगे मेंबर। 3 नहीं होगा, कौन? दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि वहाँ विधानसभा है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों कथन जो है सही होगा। पूरा सिविल सोसाइटी के मेंबर होते हैं, सही बात है भैया। एडवाइजरी है, सलाहकार समिति है, आंतरिक सुरक्षा है, तो सिविल सोसाइटी लोग बोलेंगे भैया यहाँ पे हमको सुरक्षा की ज़रूरत है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो एकदम सही है। और आंतरिक सुरक्षा क्या है, और नाम से ही पता चलना चाहिए, होम गृह मंत्रालय का काम ही होता है दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी को देखना, आंतरिक सुरक्षा को देखना। और बाह्य सुरक्षा कौन देखता है? ये देखता है आपका डिफेंस मिनिस्टर, है ना। कौन देखता है? रक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो ये हमारा सही होगा, ये भी सही होगा, तो ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो तीनों हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? इसका आंसर होगा डी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द करेक्ट रीजन्स फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। बोल रहा है आज़ादी के बाद हम लोग जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, क्यों बनाए थे? पहला है स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ ट्राइबल पीपल। सही बात है। अगर देखिएगा जितना भी यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, वो अंडमान निकोबार देख लीजिए, दादरा नगर हवेली देख लीजिए, दमन एंड दीव देख लीजिए, लक्षद्वीप देख लीजिए, ये सब में ज़्यादातर कौन होंगे बताइए? ट्राइब्स होंगे, है ना। ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको बनाए थे, ठीक।
बोल रहा है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, राजनीतिक और प्रशासनिक विचार। सही बात है, जो बहुत छोटा राज्य होगा, एक यूनियन टेरिटरी होगा, जैसे दिल्ली, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, तो इसको राजनीतिक और प्रशासनिक विचार के लिए भी हम लोग बनाए थे, तो ये भी सही है, ये भी एक कारण था यूनियन शासित प्रदेश बनाने का, यूनियन टेरिटरी बनाने का। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, उसका सांस्कृतिक विशिष्टता है, जैसे अंडमान निकोबार देखिए उसका कल्चर अलग है, लक्षद्वीप का देखिए अलग है, दादरा नगर हवेली देख लीजिए अलग है, तो वो भी एक प्रावधान था। बोल रहा है रिजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, बोल रहा है कि अंतर्राज्यीय जल बंटवारा। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश भैया छोटा छोटा जगह में होता है, और जो जल विवाद होगा वो यहाँ पे इंटर स्टेट के बीच, राज्य के बीच में, तो कहीं राज्य के बीच में, और वो भी जल, और वो भी देखिए जो यूनियन टेरिटरी होता है कितना छोटा दोस्तों, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे भाई राज्य तो कोई है ही नहीं। दादरा नगर हवेली गुजरात है, लेकिन भैया वो बहुत छोटा है, मतलब आपका जो है दादरा नगर दमन एंड दीव। लक्षद्वीप, आपका लक्षद्वीप यहाँ पे है, कोई इसका राज्य शेयर नहीं करता है ना। पंजाब हरियाणा में हरियाणा है, लेकिन वो आपका प्रशासनिक के लिए बना है। तो राज्य में जल विवाद के लिए इसका कोई नहीं। दिल्ली है तो दिल्ली छोटा है, वहाँ से कोई नदी भी नहीं जाती है, यमुना जाती है, लेकिन उसमें कोई विवाद नहीं है विवाद, लेकिन पंजाब हरियाणा में तो दिल्ली का कोई उसमें रोल नहीं है ना। तो जल विवाद के लिए इसको नहीं बनाए थे, बात समझ में आ रहा है ना। और वैसे भी देखिए 5 और 6 ही है। जल विवाद तो भैया बहुत सारे राज्यों में है, गोदावरी में है, कृष्णा में है, तो क्या हर जगह यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं क्या? नहीं बनाए, लॉजिक अपनाइए ना। लेकिन जल विवाद तो बहुत जगह है, और जल विवाद अगर होता है तो उसको सॉल्व भी हो जाता है, लेकिन कहाँ वो सॉल्व हुआ है, ठीक है। सब जगह यूनियन टेरिटरी है भी नहीं। तो 24 का आंसर होगा दोस्तों 1, 2 और 3, ठीक है, करेक्ट पूछा है, क्योंकि 4 हमारा गलत है। आज का क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। आज हम लोग 25 करेंगे, मतलब आज नहीं, आज नेक्स्ट अभी इस लेक्चर में 25 करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो है नेक्स्ट हम लोग जो है 50 से 75 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 दिन में, टेंशन मत लीजिए। बोला कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, बोला निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए दोस्तों। बोल रहा है समाचारों में देखे गए स्थान, प्लेसेस से न्यूज़, एक तरफ देश भी गया। बोल रहा है पोर्ट ऑफ दुकम, दुकम पोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो ये न्यूज़ में आपको पता है, दुकम पोर्ट आपको तुरंत स्ट्राइक कर देना चाहिए भैया। दुकम पोर्ट कहाँ है? ओमान में। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो पता है तो याद कर लो कि दुकम पोर्ट कहाँ है दोस्तों? ओमान में। तो पहला तो गलत है मैच है, फर्स्ट हमारा सही मैच नहीं है, करेक्ट पूछा है हमें, ठीक है, तो फर्स्ट गलत हो गया। अब इसका मतलब 2 जो है तीनों ऑप्शन में 2 2 2, मतलब 2 जो है आपको चेक नहीं करना, 2 ऑटोमेटिकली हमारा सही है, ठीक है। तो रज्जा झील कहाँ है? इराक में, ठीक है। और अभी देखिए जो अबेई क्षेत्र था दोस्तों, इसमें विवाद था, न्यूज़ में भी था, तो ये कहाँ है दोस्तों? सूडान में युद्ध चलते रहता है, तो तीसरा हमारा गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये सूडान में है, यूक्रेन में नहीं है दोस्तों, तो तीसरा हमारा काट दिए, ठीक है। अब चेक करना चौथा, ठीक है। तो 1 मिनट देखिए, 1 मिनट छोड़ा। तो पहला दुकम पोर्ट बंदरा का गलत है, ये काट दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने जो है तीसरा काट दिया, क्योंकि जो है अबेई क्षेत्र कहाँ है आपका, कहाँ है बताया? तो मैंने भी बताया आपको सूडान में, तो हमारा तीसरा जो है गलत है, तो तीसरा को आपने काट दिया, ठीक है, ये हमारा गलत, ठीक। उसके बाद स्नेक आइलैंड, स्नेक आइलैंड कहाँ है दोस्तों? ये आपका यूक्रेन में। कहाँ पे? यूक्रेन में। तो यूपीएससी ने क्या किया, इसको इधर दे दिया, एक्सचेंज करते हैं दोस्तों ऐसे यूपीएससी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, एक ऑप्शन को इधर कर देगा, दूसरे ऑप्शन इधर कर देगा, तो आपको वहाँ पे सतर्क हो जाना है। तो स्नेक आइलैंड कहाँ है दोस्तों? यूक्रेन में है। अबे कहाँ पे है? याद कर लीजिए, अबे जो है आपका सूडान में है। रज्जा झील कहाँ पे है? आपका इराक में है। और दुकम पोर्ट कहाँ है? ओमान पे, ठीक है। तो हमारा सिर्फ एक ही सही है, रज्जा, ठीक है। तो जो 25 का आंसर होगा बी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है पॉलिटी का 500 MCQ सीरीज कर रहे हैं, और हम लोग आज 25 क्वेश्चन इस लेक्चर में किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 75 50 से 75 क्वेश्चन करेंगे, और आपका 2 से 3 दिन में 500 MCQ पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आज से अकाउंटिंग के लिए आप लोग का MCQ भी डेली बेसिस पे आएगा, और इंडस्ट्रियल रिलेशन का डेली बेसिस पे आएगा, ठीक है। और जो भी इकोनॉमी का पोर्शन बचा हुआ है मुरनाल सर का, वो भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। पॉलिटी का हम लोग का 500 MCQ सॉल्व करना है, इकोनॉमी का 500 करना है, और हिस्ट्री का 500 करना है, और ये इस मंथ के एंड तक आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो वो मुझे कंप्लीट करवाना है, आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है। इस लेक्चर का PDF जो है, ये जब 500 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एक साथ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े में नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख के पॉज करके उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके स्नैपशॉट लेके जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और लेक्चर को लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।